थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हाजिर हूँ मनीषा शर्मा आपके लिए सेट नंबर 7 लेकर। ठीक है, आज हम करेंगे सेट नंबर 7 का मैथ्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम में से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच सिचुएशन। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एलसीएम फाइंड करो या एचसीएफ फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है जहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, इंग्लिश में लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर और हिंदी में लिखा है छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या स्मॉलेस्ट लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसकी सेंस समझो क्या है कि कहते हैं वो कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं यानी कि भाग करते हैं तो एक शेष बचता है। ठीक है, 3 से करते हैं तो भी एक शेष बचता है, 4 से करते हैं तो भी एक बचता है। ठीक है, 5 से करते हैं तो भी एक बचता है और 6 से करते हैं तो भी एक बचता है। तो वो कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी। अब जब एक बचता है, जो भी शेष होता है वो एक एक्स्ट्रा होता है। अगर ये ना हो तो वो जो नंबर होता है वो पूरा डिविजिबल हो उस नंबर से जिससे हमने भाग करनी है। ठीक है, तो इसी तरह ये तो हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम ऑप्शन को रख के देख लें। ठीक है, या तो आप ऐसे करो कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे कि छोटी सी ये नंबर जो है छोटे हैं, जो है हमारे डिजिट्स वो छोटे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि 2, 3, 4 और 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, 60 होगा ना, आप करके भी देख सकते हो और फिर भी पता भी चल रहा है। तो 60 में अब हम जो शेष की बात हुई है, ये शेष की बात हुई है, वो एंड में जाके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो नंबर कौन सा है, 61। ठीक है, ऐड क्यों किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, शेष हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। तो वो संख्या कौन सी है, 61। तो 61 को आप 2 से भाग करोगे तो भी एक ही बचेगा। ठीक है, और 3 से करोगे तो भी एक ही बचेगा। ऐसे ये हमारा जो है नंबर हो जाएगा छोटे से छोटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट में है नंबर्स, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, तो इसका डेसिमल पहले हटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का डेसिमल हटा के नीचे आएगा। ठीक है, अब ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो नीचे लग जाएगा 10। ठीक है, ये नंबर कौन सा है, 289, इसका डेसिमल 3 प्लस छोड़ के लगा हुआ है तो 1000 जो है वो ऊपर आएगा। मैंने पहले भी बताया है कि नीचे वाले का डेसिमल हटाना है तो उसका ऊपर लगता है जो भी आएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 और ये 289 जो है वो 17 का। अब स्क्वायर रूट में से 2 का 1 बाहर आएगा। ठीक है, पेयर का 1 22 × 10 स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो ये 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 220/17। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। इफ 20 is added to both the numbers, their ratio becomes 6:7. Find the numbers. 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाए तो इनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है या तो ये x मान के किया जाता है या इसका सबसे अच्छा वे जो है वो क्या है कि आप ऑप्शन उठा लो। ठीक है, अब फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाओगे आप 30:40। ठीक है,
वो क्या है कि कहते हैं जब हम इसमें 20 ऐड करते हैं, ये ऐसे ही होएगा, रेशो को हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है बटे में, ठीक है। अगर 20 ऐड करते हैं दोनों में तो हमें रेशो 6/7 मिलनी चाहिए, 6/7 मिलनी चाहिए, ठीक है, 6/7 मिलनी चाहिए। देखते हैं कितनी मिलती है हमें, ये होगी 5/6, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन है 40/50, ठीक है। अब इसमें 20 ऐड करती हूँ मैं ऊपर, जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया है कि न्यूमिनेटर में भी 20 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 20 ऐड करना है, तो आपकी रेशो 6/7 आनी चाहिए। तो इसी तरह 40 और 50 में भी 20, 60/70, तो 0 से 0 कैंसिल, मिल गई हमें 6/7, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ये ऑप्शन उठा के करोगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, 3/7 का वर्ग अनुपात ज्ञात करें। 3/7 का वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात मतलब वर्ग करके इसका अनुपात, ठीक है। अब इनका वर्ग कर दोगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, स्क्वायर कर दोगे, 9/49, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका एज प्रॉब्लम में से है। क्या है क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड सीता इज 3/4, सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 8 ईयर्स। राम तथा सीता की आयु का अनुपात 3/4 है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है हमें जो पहले ही अनुपात में गिवन है वो उनकी प्रेजेंट एजेस है, ठीक है। वर्तमान आयु किस किस की, राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है, ये 4, ठीक है। अब देखो जो रेशो में गिवन है आपको, रेशो में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 3x इसी को 4x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनकी आयु का योग कितना है, 28। अब ये वर्तमान आयु है, ये जो आयु आपको गिवन है ना, ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एजेस हैं, वर्तमान आयु, ठीक है। अब 7x = 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई है वो जाके डिवाइड में आ जाएगी, मीन्स 4, ठीक है। अब इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 3x, 1:4 के बराबर है, तो 3/12, ठीक है। राम की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 12, ठीक है, और सीता की कितनी होगी, 4 × 4 16, तो इसकी होगी 16। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 8 साल बाद, अब 8 साल जो हमने ऐड करने हैं वो वर्तमान आयु में ऐड करने हैं, ठीक है। तो वर्तमान आयु हमें पता चल गई, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं और देख लेते हैं इनकी आयु का रेशो क्या बनेगा, ठीक है, 20/24, ठीक है। अब रेशो पूछा है तो रेशो के लिए हम इनको रेशो में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 के टेबल में दोनों जाते हैं, 4 5 4 6, तो रेशो बन गई 5/6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। कई बार यहाँ पे प्रोडक्ट दिया जाता है, गुणनफल दिया जाता है, तो यहाँ पे गुणनफल आ जाएगा। कई बार डिफरेंस दिया जाता है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एजेस से ही हमें सब कुछ पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, 2 numbers are 20% and 50% more than the third number. Find how much % is first of second. दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब तीसरी संख्या जो हमें नहीं पता उसको हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अब तीसरी संख्या जिसका हमें नहीं पता, क्यों 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंट में है ये गिवन नंबर जो है वो परसेंट में गिवन है, तो 100 के पीछे बात हो रही है, ठीक है। तीसरी संख्या जो है हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या जो है वो 20% अधिक है तीसरी से, ठीक है, इसका मतलब वो 120 है, अधिक है, ठीक है। और दूसरी संख्या जो है वो 50% अधिक है तीसरी से, अब 50% अधिक है मतलब 150 है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है।
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, जिसके रिगार्डिंग पूछा उसको नीचे, ठीक है। दूसरी से परसेंट फाइंड करना है तो मैंने पहले ही बताया हुआ 100% से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। अब 5 से 5 20 जा, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर 20 × 4 80%। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो 80% है पहली संख्या दूसरी संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। A shopkeeper bought a fan for rupees 1200 and sold it for rupees 1500. Find his profit %. एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत पता करें। अब लाभ प्रतिशत पूछा है यानी कि प्रॉफिट % पूछा है, प्रॉफिट % हमें पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए प्रॉफिट % फाइंड करने के लिए? प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है SP - CP अपॉन CP × 100, ठीक है। ये SP - CP क्या है? लाभ ही तो है, प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है जब भी आपने फाइंड करना है प्रॉफिट % या लॉस %, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा याद रखिए नीचे रहता है, ठीक है। अब लाभ पता कर लेते हैं। अब 1200 रुपये में उसने खरीदा था पंखा और बेचा कितने का? 1500 का। तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ? 1500 माइनस 1200 मीन्स 300 रुपये का, 300 रुपये का, ठीक है। अब फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू प्रॉफिट की, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी ले सकते हो, SP - CP की जगह पे प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। 300 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 1200। क्रय मूल्य होता है खरीदे कितने की थी उसने, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 4 और ये 25, तो ये हो गया 25%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 25% का उसको लाभ हुआ, ठीक है। अगला है 8th क्वेश्चन। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ MRP इज ₹60 एंड डिस्काउंट इज 10%। यदि अंकित मूल्य 60 रुपये तथा छूट 10% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस करके, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो हमेशा 100 में से माइनस करके लेनी है अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। MRP आपको गिवन है, भर दो इसमें वैल्यू 60 इंटू डिस्काउंट % कितना है, ठीक है। डिस्काउंट % जो है हमारे पास 10% है अपॉन 100, ठीक है। 60 इंटू 90 बटा 100, ठीक है। 0 से 0 कट, 9 6 54, तो 54 जो है इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 219 डेज। अब हमें क्या गिवन है इसमें? 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्या गिवन है? मूलधन गिवन है हमें इसमें, यानी कि प्रिंसिपल कितना? 1000 रुपये, ठीक है। दर कितनी है यानी कि रेट है आपको 5% और टाइम कितना गिवन है? समय आपको गिवन है 219 दिन। आपने फाइंड करना है SI यानी कि साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, समय हमेशा साल में होना चाहिए यानी कि ईयर्स में होना चाहिए। यहाँ पे समय आपका दिन में है। जब भी आपको क्वेश्चन में समय जो है दिन में हो तो आपने यहाँ पे 365 से भाग कर देना है, यानी 100 के साथ यहाँ पे नीचे लगा देना है 365। यही समय अगर महीनों में हो तो यहाँ पे लग जाएगा 12,
ठीक है। तो यहाँ पे 12 से हम डिवाइड करके उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो P कितना है, भर दो वैल्यू, मूलधन 1000, दर है 5 और T जो है हमारा 219 है, दिन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 365 लगाऊंगी 100 के साथ। तो 100 से 100, यहाँ 2 0 कैंसिल, ठीक है। 73, अब 73 3 जा कितना होता है 290, तो ये 3 पे कट गया, तो ये बचा 10 × 3 मीन्स 30 रुपीज़ आपका आ गया साधारण ब्याज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, इफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 years। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है, ठीक है, 10% की दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान संख्या हजार है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे एक वर्ड आया है 3 वर्ष बाद, बाद को हाईलाइट करो, ठीक है। बाद का जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो जनसंख्या पूछी है, चाहे वो किसी चीज़ का प्राइस पूछा है, बाद का पूछा जाए तो आपने एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन या प्रेजेंट प्राइस, ठीक है, जो वर्तमान में अभी है, इनटू जितना रेट से कम या ज़्यादा हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपने, अब ये कम हो रही है तो 100 में से ये माइनस करके, ठीक है, नीचे 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका समय, समय कितना है 3 वर्ष। बाद का पूछा है तो आपने 100 नीचे लगाना है, ठीक है। अगर कम हो रही है तो यहाँ पे माइनस, अगर यही बढ़ रही होती तो यहाँ पे क्या आ जाता प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी तो मैं 100 ऊपर रखती और ये चीज़ नीचे आ जाती, ठीक है। 100 का आपने ध्यान रखना है, बाद का पूछा है तो 100 नीचे लगाना है, ठीक है। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1000 है, 90/100 कितनी बार लिखना है, जितना ऊपर समय है, ठीक है। अब कर दे कैंसिल, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी आपके पास। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ए का फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट निकालते हैं तब हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, वही है ये, ठीक है। अगर पहले का पूछा जाए तो 100 ऊपर लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये 0 से ये 0 का सब सारी जीरोस कैंसिल होगी। अब 9 × 9 81, 81 × 9 79, ठीक है, हो जाएगी आपकी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन इज, 11th क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ ट्री इन 10 seconds मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब लंबाई पूछा है, इट मीन्स डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है, ठीक है। लंबाई का मतलब दूरी पूछी गई है, ठीक है। अब दूरी पूछी है तो हम पहले दूरी का, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, चाल गुणा समय, ठीक है। अब देखो इसमें जो है आपको चाल गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको चाल कितनी गिवन है, यानी कि स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय कितना गिवन है, समय आपका गिवन है 10 सेकेंड, ठीक है। अब जो आंसर है वो मीटर में गिवन है, जो आपका डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो इसका मतलब हमें चाल को चेंज करना पड़ेगा मीटर सेकंड में, ठीक है। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम चाल ये यूज करेंगे। अब फॉर्मूला में पुट कर दे वैल्यू, ठीक है, 25 × 10 सेकंड, तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी 250 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 12th क्वेश्चन इज, 15 boys earn
1050 in 7 days, then how many rupees will be earned by 20 boys in 10 days? यदि 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में आदमी, दिनों और रुपए की बात हो, ठीक है, कितना कमाएंगे रुपए की बात हो, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है M1 इंटू D1 अपॉन W1। ये W1 किसको नेम दिया है? रुपयों को। ठीक है, M फॉर मैन, D फॉर डेज। ठीक है, 1 का मतलब है जिसकी पहले बात हुई है। ठीक है, इक्वल टू M2 इंटू D2 W2। ठीक है, W का मतलब है रुपीज़ के लिए हम W यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर रुपयों की बात हो रही है। ठीक है, कई बार यहाँ पे काम की बात हो रही होती है, वर्क, कि इतना काम करते हैं, तो काम की बात हो रही है तब भी हम W को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को हमने नाम ही W वाला दिया गया है। ठीक है, जब रुपीज़ की बात होती है तो W वाला फॉर्मूला। ठीक है, M1 D1 W1। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो M1 क्या है? जिसकी पहले बात हुई है, यानी कि 15। कितने डेज में? 7 डेज में। कितने रुपए कमाते हैं? 1050। यहाँ पे भर दिए। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी है? 20 बॉयज इन 10 डेज, यानी कि 20 इंटू 10। ये हमने निकालना है। कोई ना कोई चीज़ तो वो मिस करेंगे जो हमने निकालनी है। कई बार ये दिया रहता है तो नंबर ऑफ मैन पूछा जाता है। ठीक है, कई बार नंबर ऑफ डेज पूछा जाता है, तो कोई एक चीज़ मिस होएगी। ठीक है, तो इसमें हम 15 7 जा 0। ठीक है, 7 1 जा 7 7 10 जा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/10 इज इक्वल टू 200 अपॉन W2। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं रखना उसको। ठीक है, अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। W2 ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितने रुपए कमाएंगे? 2000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर। हैं? कितना पेपर हो गया? पेपर हो गया? बस एक होने वाला ये। क्या क्वेश्चन है? 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 मीटर। फाइंड इट्स डायगोनल। एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, इसका विकर्ण क्या होगा? ठीक है, एक आयत है, उसकी जो लंबाई है 24 मीटर और जो ब्रेड्थ है उसकी 10 मीटर, तो इसका विकर्ण क्या होगा? डायगोनल। कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दो तो डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है डायगोनल फाइंड करने का? यानी कि विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर है फॉर्मूले में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते हैं, वो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एल कितनी है? 24 का स्क्वायर, यानी कि ठीक है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 676। ये किसका स्क्वायर रूट है? 26 का। तो 26 मीटर जो है वो आपकी हो जाएगी डायगोनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है? लिख लेते हैं 2/7, 2/5, 2/3, 2/4, 2/11। ठीक है, न्यूमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही इसकी स्मॉलेस्ट भिन्न होगी। लेकिन अगर न्यूमिनेटर सेम ना भी हो तो फिर कैसे करना है वो देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, ये अंश होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले हर। ठीक है, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब 14 जो है वो इसका आया है, जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, ये 14 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला जो भिन्न है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है,
अब जो बची हैं इन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 2 6, 7 2 14, तो इसका 14 आया ना, तो इसका 14 आया, इसका मतलब ये बड़ी होगी, ठीक है। अब इसका और इसका रिलेशन देखो, 4 2 8, 7 2 14, अब ये फिर बड़ी होगी, ठीक है, ये वाली, इसको क्रॉस कर लो। अब जो बची हैं उनका देखते हैं, 2/7 और 2/11, 11 को 2 से करेंगे 22 और 7 को 2 से करेंगे 14, तो कौन सी छोटी हुई? अब ये वाली छोटी हुई, तो ये वाली बड़ी हो गई, ठीक है। तो हमसे छोटी पूछा था, तो लास्ट यही बची है, तो यही इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जिसका न्यूमिनेटर होता है उसी का हम मानते हैं कि ये प्रोडक्ट उसका है, ठीक है। तो 2/11 जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है? कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। स्क्वायर रूट के अंदर है ये, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, ठीक है। इसको करने का तरीका देखो क्या है। जो नंबर लिखा है पहले उसको लिख लो, 5 है ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी पावर बनानी है हमने फ्रैक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं कि डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करना है। फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे वाला कैसे आएगा? जितने बार ये 5 लिखा है, जितने बार ये 5 लिखा है उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमेशा ही कोई भी नंबर हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, तो उतने टाइम आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो वो बन गया आपका हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब ऊपर वाला कैसे आएगा? उससे एक कम करके लिख लो, एक कम करके, जितना ये नीचे वाला आएगा उससे एक कम, यानी कि 15। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ये इसी में ही होगा। ये आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अगर प्लस या माइनस का साइन है फिर ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें ही लगेगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, कोई साइन नहीं है तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, इसके प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो उसी में ही ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन आपका खत्म हो चुका है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखना अपने आप से। और अब हम शुरू करेंगे रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। रीजनिंग का है फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लेटर सीरीज दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है MT PQ SM VK, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बोला था कि आप या तो इसके फर्स्ट लेटर के साथ इसका रिलेशन फाइंड करें, फिर सेकंड वाले के साथ ABC में कितना गैप आ रहा है, ठीक है। या फिर इसके कोड लिख लीजिए, जैसे कि M जो है वो 30 नंबर पर आता है, ये ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है वैसे। T जो है वो 20 नंबर पर, P जो है 16 पर और ये 17 पर, S जो है 19 पर, N 14 पर, ठीक है। V जो है वो 22 पर और K जो है वो 11 नंबर पर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लेटर में 13 के बाद 16 कैसे आया? +3 किया तभी आएगा 16। 16 के बाद 19 आया तो +3 किया, ठीक है। अब 19 के बाद 22 आया, +3 किया। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। 22 में 3 ऐड कर देंगे तो 25 आता है, ठीक है। +3 करेंगे 25। 25th लेटर इज Y, ठीक है। अब दूसरे लेटर में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। अब 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 में से 11 माइनस 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 8। तो 8th नंबर इज H, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका ईयर अगर मंथ से रिलेट है, ईयर मंथ, तो वीक
यानी कि वर्ष जो है महीने, सप्ताह, ऑप्शन है आपके आर, डे, मिनट या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हम वीक को किससे रिलेट करेंगे? वीक में क्या होते हैं? दिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डे यानी कि दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आपने देखना है कि जो हमें गिवन है उसमें रिलेशन क्या है। ईयर के अंदर मंथ होते हैं और वीक के अंदर दिन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन में से है। N is 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ M, O is 6 मीटर टू द साउथ ऑफ N, P is 20 मीटर वेस्ट ऑफ O, Q is 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ P, M is how far and in which direction with reference to Q। अब देखो, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ होता है पूर्व यानी कि ईस्ट, ठीक है। यहाँ होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ऊ से उत्तर यानी कि नॉर्थ, यहाँ हो गया दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि एन एम से 11 मीटर पूर्व में स्थित है। एन एम से यहाँ पे अगर एम है तो एन जो है वो 11 मीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। यहाँ आप इधर बना लेते हैं हम, ठीक है। इस डायरेक्शन को देखो, एन जो है वो एम से पूर्व में है, कितने मीटर? 11 मीटर, ठीक है। अब क्या है, ओ एन से 6 मीटर दक्षिण में स्थित है। कौन? ओ एन में एन से दक्षिण नीचे को आएगा, तो अगर ओ यहाँ पे है 6 मीटर है तो इसे थोड़ा कम लेते हैं। ओ यहाँ पे है और 6 मीटर का डिस्टेंस पे है, दक्षिण में है ओ, तो नीचे को आएगा, ठीक है। अब P जो है वो O से 20 मीटर पश्चिम में है। O जो है, P जो है O से पश्चिम में है P, यानी कि इधर है, ठीक है। कितने मीटर? 20 मीटर पश्चिम में है इधर, ठीक है। तो QP से 6 मीटर उत्तर में है, तो ऊपर है Q, कितने मीटर? 6 मीटर, इसी के बराबर है, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है। अब कहते हैं जो Q है MQ से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। M जो है Q से कितनी दूरी पर? अब देखो नीचे से देखो, ये पूरी 20 है और ये 11 है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि M 9 मीटर दूरी पे है और यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया, ठीक है। और ये कितना बचा? हमें इससे रिलेट करना है ऊपर वाली को, 20 मीटर, ये 11 है तो बचा कितना? 9 मीटर, ठीक है। तो किस दिशा में है? कौन? एम क्यू से कितनी दूरी पर, यानी कि एम का पूछ रहे हैं, वो किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में है? पूर्व में नहीं है एम क्यू से, देखो इधर यहाँ क्यू है, अब क्यू के पूर्व में है एम, कितनी? 9 मीटर पूर्व में, तो डिस्टेंस आ गया उसका 9 मीटर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर? डायरेक्शंस आपको अगर क्लियर है कि किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, तो कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज रीजनिंग का। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ मैन सेज दिस वुमेन्स डॉटर्स ब्रदर इज माई फादर इन लॉ, वट इज द मैन्स वाइफ्स रिलेशनशिप विद द वुमेन इन दिस पिक्चर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये ब्लड रिलेशन का ना सेकेंड लेवल है, जिसमें किसी पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन सेकंड लेवल में आते हैं। तो कैसे करने में अभी बता रही हूँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा? आदमी ने कहा, उसको बना लेते हैं। किसकी तस्वीर, उसको अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। किसकी? महिला। एक आदमी कहता है, इस महिला की बेटी का भाई, इस महिला की बेटी नीचे आएगी, जो रिश्ता छोटा है वो नीचे, जो बड़ा है
वो ऊपर। इस महिला की बेटी का भाई मेरा ससुर है। अब मेरे पे उठा लो क्वेश्चन। मेरा मतलब ससुर, मेरा ससुर मतलब इसकी पत्नी का जो पिता है वो इस आदमी का क्या होगा, ससुर होगा। ठीक है, आदमी की पत्नी का, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, जो पिता है इसका ससुर। इस महिला की बेटी का भाई, अब इन दोनों को उठा के मैं यहाँ पे ले आती हूँ। बेटी, महिला, ठीक है। अब ये भाई बहन है। ठीक है, इस महिला की बेटी का भाई मतलब ये भाई बहन हो गए। ठीक, एक सेध में आते हैं भाई बहन। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि तस्वीर में महिला के साथ इस आदमी की पत्नी का क्या संबंध है। तस्वीर में जो महिला है, ये वाली महिला है, महिला के साथ इस आदमी की पत्नी मतलब यानी कि इसका और इसका क्या संबंध है। इस पत्नी, जो पत्नी है वो इस महिला की क्या लगती है। ठीक है, तो ये पिता की माता है। पिता की माता जो होती है सबको पता है दादी होती है। ठीक है, अब दादी की ये क्या लगी, पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर। क्लियर हो रहा है ना। तो ये भाई बहन है तो इनकी माँ है, इसकी माँ है तो इसकी भी माँ है, पिता की, इस बंदे की भी माँ है। ठीक है, तो ये पत्नी जो है इस महिला से कैसे रिलेटेड है, तो ये लड़की जो है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है यानी कि पोती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। इफ कैट इज रिटन एज 24, अब कैट का कोड क्या है 24। ठीक है, सैड का क्या है, सैड इज ऑल्सो 24। ठीक है, पूछा किसका है, शी को कैसे लिखा जाएगा, शी को कैसे लिखा जाएगा। अब हम इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं कि कैट से उसने 24 कैसे बनाया है। कोडिंग डिकोडिंग का है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैट को 24 कैसे बनाया है, इसके जरूर नंबर कोड यूज़ किए हैं। ठीक है, अब सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है। ठीक है, अब इनकी एडिशन करके देखते हैं। ऐड करके ये 24 आ रहा है, यस 21 + 3 24। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं। एस 19 नंबर पर, ठीक है, ए 1 पर और ये 4 पर, इनको एडिशन करके ऐड करके देखो कितना आ रहा है 24। ठीक है, अब जो लॉजिक इसमें लगा है इसमें भी वही लगा देते हैं। एस 19 पर, एच 8 पर, ई 5 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 19 + 8 27, 27 + 5 इज 32। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपका जो रिस्पांस है हमारे पेपर सेट को लेके वो दिखा रहा है कि पेपर सेट आपकी तैयारी में बहुत योगदान दे रहा है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इस पेपर सेट का जो प्रीवियस सेक्शन था मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का वो आपने कंप्लीट कर लिया। आइए मेरे साथ, मैं आपको जीके और जीएस का और उसके अलावा साइंस का जो पेपर सेट है उसका क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन बताता हूं, कराता हूं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है हमारा साइंस का पोर्शन। तो उस साइंस के पोर्शन का देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या उसके आंसर्स होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम सल्फेट डिहाइड्रेट। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सोडियम कैल्शियम सल्फेट। बल्कि अच्छा, कैल्शियम सल्फेट में भी अगर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दिया रहे तो वो फॉर्मूला किसका होगा, जिप्सम का। और अगर दिया रहे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो वो किसका फॉर्मूला होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे मान लो आपने कि दिया हुआ है फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा जिप्सम का। और अगर यही दिया हुआ रहे CaSO4 हाफ H2O तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? द फैट सॉल्युबल विटामिन इज, मतलब निम्न में ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन के हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एक शॉर्ट ट्रिक है आपका कीड़ा, KEDA कीड़ा, ये सारे ही विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है, फैट में सॉल्युबल है। के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन और ए विटामिन। आपके ऑप्शन में क्या है? ए भी है, डी भी है, के भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वाटर सोलुबल विटामिन इज। वाटर में जो सोलुबल विटामिन है वो कौन कौन से विटामिन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर क्या है आपका? विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर में घुलनशील हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी और ए है, मतलब कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही वाटर में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम। चूने का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नेम है बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बाकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है फॉर्मूला CaCO3 होता है, चौक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl फॉर्मूला होता है, नौसादर को बोलते हैं। और सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H2O, पानी का ही हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोले तब H2O2 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लेयर ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड ऑफ। एकीकृत सर्किट एसी चिप में, एकीकृत सर्किट चिप में किसकी परत बनी होती है? आपके ऑप्शन है, मतलब आपको बताना है कि चिप में किसकी परत बनी होती है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कॉपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? आपके ऑप्शन है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम तो है ही। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंसियम, ये भी है। ऑप्शन सी है जिरकोनियम और ऑप्शन डी है स्टार्टिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिरकोनियम। जिरकोनियम क्या है? नहीं है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जिरकोनियम नहीं है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की, मतलब कि रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग तो किसी की भी नहीं होती, फर्मी, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है क्यूरी। तो आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की क्या है? बेकेरल, और जो यूएस यूनिट है वो क्या है क्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्यूरी। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी, क्योंकि बेकेरल ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ए था आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता है, एंगस्ट्रम यूनिट होती है। एंगस्ट्रम किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। एक एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है? कई बार ये भी पूछता है, आप नोट कर लेना। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। वैसे ही दिया हुआ है ऑप्शन बी में फर्मी। फर्मी भी किसकी यूनिट है? ये भी लेंथ की यूनिट है। और एक फर्मी का मतलब कितना होता है? एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। और ये जो फर्मी है ये लेंथ की क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। बाकी एक और इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कैंडेला।
तो कैंडेला आपको पता है लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सबको पता है सनलाइट है। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है एग अंडा, ऑप्शन बी है मिल्क दूध, ऑप्शन सी है सनलाइट सूर्य की रोशनी, ऑप्शन डी है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ए है, तो सूर्य की रोशनी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी से। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ था, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है, इसको जिप्सम नहीं बोलते। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर दिया हुआ है CaSO4 2H2O तो उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक और भी इसमें ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 किसका नाम है, संगमरमर को बोलते हैं। और एक है ऑप्शन नंबर डी ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई इज। आंख की रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका फॉर्म क्या होता है, कैसी बनती है। आंख की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है रियल और इरेक्ट, वास्तविक और सीधा बनती है। ऑप्शन बी है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनती है। ऑप्शन सी है आभासी और सीधा। ऑप्शन डी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और उल्टा बनती है। सही क्या हो जाएगा, तो आंख किस लेंस की तरह, कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आई है, आंख है, वो किस लेंस की तरह बिहेव करती है। तो किस लेंस की तरह बिहेव करती है, कन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, तो आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो आंख की रेटिना पर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हार्ट बीट। दिल की धड़कन मापने को किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है जाइरोस्कोप, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी है स्ट्रोबोस्कोप। तो दिल की धड़कन मापने के लिए डॉक्टर किस चीज का यूज करता है, स्टेथोस्कोप का। तो ऑप्शन सही है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट को इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी है फाइलोक्विनोन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है थाइमिन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन एक बार नजर डालते हैं क्या है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्स गैस इज नोन एज। मार्स गैस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। सही आंसर क्या है, मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिनो वाज इन्वेंटेड बाई। न्यूट्रिनो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है एंडरसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका, न्यूट्रिनो का आविष्कार किसने किया था, पाउली ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी रदरफोर्ड प्रोटॉन का, चैडविक न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रिनो एक्चुअली में क्या पार्टिकल होता है, एक बार इसको भी देख लो आप। न्यूट्रिनो होता है N00, एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर भी 0, चार्जलेस होता है, मासलेस होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट हाइड्रोजन बम वाज मेड इन द ईयर, किस वर्ष पहला हाइड्रोजन बम बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1955, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1952। तो सही आंसर क्या है? 1952। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो आपका जीएस जीके का पोर्शन होगा। देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राजगृह, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी है कौशल। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर है आपका बोध गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। अगर राजगृह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और जो सारनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान सबको याद है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी है मेहरुनिसा, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर डी है लोगी बेयर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आफ्टर लिविंग कांग्रेस इन 1939 सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ऑप्शन बी है होम रूल पार्टी का गठन किया, ऑप्शन सी है आजाद हिंद फौज का गठन किया, ऑप्शन डी है हरिजन पार्टी का गठन किया। तो सही आंसर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। होम रूल पार्टी तो नहीं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों होम रूल लीग चलाने वाले लोग थे। और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। हरिजन पार्टी तो कोई नहीं, लेकिन हरिजन संघ की स्थापना किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कंट्री इज फेमस एज कंट्री ऑफ सनराइज? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश, सूर्योदय का देश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जापान। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मिडनाइट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी है वीके वेणुगोपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? जीवी मावलंकर। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। और जो जीवी मावलंकर थे वो क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या है? कर्नाटक में है सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जलप्रपात है? कुंचीकुल जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है उसकी? 455 मीटर। ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। किस नदी पर? कर्नाटका में बहरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बोर्नियो, ऑप्शन बी है टोंगा, ऑप्शन सी है माजुली, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो सही आंसर क्या है आपका?
ऑप्शन नंबर सी माजुली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? असम में। एरिया कितना है? 352 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से, ऑप्शन बी है जैनिज्म से, जैन धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदुइज्म, हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी है आजीवक धर्म से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से रिलेटेड था? बौद्ध धर्म से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did Emperor अशोक adopt बुद्धिज्म? अशोक ने कब बुद्धिज्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन क्या है? 269 BC मतलब 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व है, ऑप्शन सी है 263 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 267 ईसा पूर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ डेजर्ट? रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है माही, ऑप्शन नंबर बी है लूनी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। तो किस नदी को कहते हैं रेगिस्तान की गंगा? लूनी नदी को। राजस्थान में क्या होता है, ये उसी जो राजस्थान का डेजर्ट है उसके अंदर ही ये नदी गुम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को कहते हैं रेगिस्तान की गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी? थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है कहाँ पे है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया? भारत में अशांति का जनक किसको कहते हैं? ऐसे कहते नहीं है, अंग्रेज कहते थे उनको कि भारत में यही अशांति का जनक है, यही अनरेस्ट का फादर है। ऑप्शन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो किसको अंग्रेज बोलते थे? बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे कि यही सारी अशांति फैला रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विथ द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता है उसका अंत किस अनुच्छेद में है? मतलब छुआछूत से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, आर्टिकल 17, ऑप्शन सी है आर्टिकल 18, ऑप्शन डी है आर्टिकल 15। तो छुआछूत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, मतलब कि सरकारी नौकरी में आपको जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आपको धर्म के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 18 है, उसमें क्या है कि भारत का कोई भी आदमी किसी दूसरे देश में कोई दूसरा पद नहीं ग्रहण कर सकता है, कुछ नहीं ले सकता उधर से। ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 15 क्या है कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वीटो पावर? किसके पास वीटो पावर होता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो वीटो पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है कि अगर संसद कोई पारित करके भेजती है राष्ट्रपति के पास किसी प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा सकता है ना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का प्रेसिडेंट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शायद नहीं, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ कोल इज अबंडेंटली फाउंडेड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार के कोल का, किस प्रकार के कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिटुमिनस, ऑप्शन बी है एंथ्रासाइड, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, ऑप्शन डी है पीट। एंथ्रासाइड सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड, जो कि भारत में कम मात्रा में पाया जाता है। और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। तो भारत में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है वो कौन सा है? बिटुमिनस, जो 90% से भी ज्यादा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। कहां पे मिलता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे आपका जीएसजीके का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं आपसे एक दूसरे पेपर के सॉल्यूशन में। थैंक यू।